तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर फेट ढूंढने की कोशिश करता है। बाकी लोगों के तो मिल जाते हैं। सिडुनान वगैरह का मानो यहाँ पर था ही नहीं पहले से, लेकिन लीमवान का था। और अब वांगलिंग फील कर पाता है, बट कोई उसे लेकर चला गया था। और कमेंट में एक आधी बच्चे होशियारी मार रहे हैं, मतलब नाम बता करके। तो छोटे भाई, मेरे बच्चे, जो भी बोल लूँ मैं उन्हें, यार कमेंट में ऐसे हगा मत करो प्लीज़ भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस था वो नाइन्थ सन से बाहर आ जाता है। और ये सोचता है क्या सेटुनान किंगशुई यहाँ के है ही नहीं, मतलब इस केव वर्ल्ड के है ही नहीं। और फिर इसे याद आता है वो जो सेवन कलर डाविस्ट मिला था इसे किंगशुई को जब ये बचाने गया था। तो वो जैसा देख रहा था उस हिसाब से कुछ अलग था। फिर अब ये सेटुनान के बारे में सोचता है कि यार जब भी मैं उससे मिलता हूँ उसका कल्टीवेशन लेवल अलग ही पड़ता है, मतलब टैलेंट गजब का है सेटू में। तो क्या ये वो कारण है कि इसका फेट यहाँ पर नहीं है। फिर ऑलसिर के बारे में सोचता है। मतलब आज तक वांगलिंग को पता ही नहीं चला कि ऑलसीर सोचता कैसे है। मतलब अब मैं मिड फेज में हूँ स्पिरिट वॉइड के, फिर भी एक खतरा मैं फील करता हूँ उस बंदे से। फिर ये वानिर के बारे में सोचता कि उसके ट्रेसेस तो हैं बट कोई लेकर गया है। तो वांगलिंग को गुस्सा और बढ़ जाता है। और वांगलिंग एक शपथ लेता है कि एंशिएंट सेलेस्टियल रियल में जाकर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में तो होगा, वहां से निकालूंगा और खून की नदियां बहा दूंगा जिसने भी लिया होगा। अब वांगलिंग यहाँ से निकलने लगता है। और यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड का स्टैचू था, ये वहां पर देखता है। जो भी एंशिएंट गॉड का स्टैचू था वो बहुत पहले मर चुका होगा, लेकिन अंदर में अभी भी एक पावर था। इसीलिए ये जो स्टैचू था पपेट की तरफ एक्ट करता था और मैसेंजर बनता था हेवेंस का। और वांगलिंग को और बुरा लगता है कि मतलब तीन एंशिएंट क्लैन इस गुफा के लिए गार्ड बन चुके हैं, मतलब मैसेंजर। और वांगलिंग स्टैचू को कोलैप्स करवा देता है। अब तीनों स्टैचूज को ये कोलैप्स करवा देता है तो उनके थोड़े शेडोज दिखते हैं। ऐसा कि मतलब जब वो जिंदा रहे होंगे तो कैसे दिखते होंगे, इवन उनकी इंजरीज भी दिखती है। और वांगलिंग को ये बो डाउन करते हैं, मतलब नमस्कार टाइप करते हैं। फिर धूल में बदल के गायब हो जाते हैं और वांगलिंग के अंदर एक तरह से समा जाते हैं। वांगलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता है यहाँ पर जो भी स्टैचूज थे सब कोलैप्स करते जाते हैं। जो भी तीनों एंसेंट क्लैन के लोग थे इसके पावर में फ्यूज हो जाते थे। जैसे कुछ इसके आईब्रोज में, कुछ इसके लेफ्ट आई में, कुछ राइट आई में, मतलब डेविल डीमन और एंशिएंट गॉड के हिसाब से। अब आगे जब ये और बढ़ता है तो यहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है जो 10,000 फीट का था। इसके 9 स्टार्स थे। मतलब 9वां स्टार पूरी तरह से तो नहीं बना था बट शेप ले चुका था। और इसने एक मुक्का चला रहा था उस समय ये स्टैचू में बदल गया था। मतलब काफ़ी पेन में रहा होगा। और फिर इसे भी ये कोलैप्स करवा देता है। और जैसे ये कोलैप्स करता है यहाँ पर एक वर्टेक्स बनता है जो स्टैचू के 9 स्टार्स थे वहां पर। और अंदर से एक दहाड़ सुनने को मिलती है और वांगलिंग एक कोल्ड गेस के साथ उधर देखता है। वर्टेक्स के अंदर से एक सनिस्टर ऑरा बाहर निकल रही थी और एक गोल्डन लाइट बाहर आने लगती है। और आवाज आती है कि तुमने, मैं एक सेलेस्टियल हूँ, मैं सो रहा था, उसे डिस्टर्ब किया। इसकी वजह से मैं हील कर रहा था खुद को। तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया। तुम कहीं से भी आए हो, आज तुम मरोगे। मतलब ये जो 9 स्टार का एंशिएंट गॉड था इसके अंदर में कोई हील कर रहा था, सोचो। और ये बंदा इतने पे नहीं रुकता है कि तुम ही नहीं तुम्हारी पूरी फैमिली भी मरेगी। तुम्हारे वजह से ये जो मेरे को हीलिंग मिल रहा था उसने उसे तुमने काट दिया है। बट वांगलिंग तुरंत ही बोलता है ज्यादा मत बोल, मतलब ज्यादा बकवास मत कर। और जो अंदर से वो हाथ दिख रहा था वांगलिंग उस तरफ पड़ता है और वांगलिंग उस हाथ को पकड़ के खींचने लगता है और उठा के सीधा जमीन पे पटक के मारता है। वहां पर होल हो जाता है और ये बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात यह कि तुम जिंदा हो, चाहे सेलेस्टियल हो या कल्टीवेटर कोई भी हो। मैं तुम्हारी मेमोरीज को तो देखते रहूंगा। और वांगलिंग एक बिजली के समान इस बंदे की तरफ पड़ता है। अब वो बंदा जो कि जमीन में धंस गया था काफी गुस्से में था। अब उस बंदे के आसपास एक पर्पल ऑरा फैलने लगते है और वो गुस्से में कहता है तुम मुझ पे अटैक करोगे, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा आगे बढ़ता है। चाहे वो लाइट आ रही हो या उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। और उस बंदे की ऑरा को होते हुए भी वांगलिंग हाथ को आगे बढ़ाता है मानो इसका हाथ ही नियम हो और सीधा उसकी गर्दन को दबोच लेता है। बट इसके ऑरा के बावजूद वो बंदा कोलैप्स नहीं करता है, बस ब्लड बाहर आते हैं। वांगलिंग भी सरप्राइज हो जाता है कि यार ये तो ओल्ड मैन है, इसको कोलैप्स कर जाना चाहिए था मेरे हाथ के पावर से ही। बट इसकी बॉडी का स्ट्रेंथ अच्छा है। अब ये ओल्ड मैन बोलता है कि तुम एक लो रियल्म के कल्टीवेटर मुझे पकड़ोगे। अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो तुम मेरे एक पिंच से मारे जाते, मतलब चुटकी में मार देता। अब वांगलिंग को गुस्सा और आता है। ये इस बंदे को हवा में फेंक देता है और उसके बाद अपने पाम को आगे बढ़ाता है। और इस अटैक को देखकर ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बदलता है। उन्हें विश्वास नहीं होता है और फिलहाल ये इसे डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस अटैक की वजह से ये खून की उल्टी करने लगते हैं। लेफ्ट हैंड इनका कोलैप्स कर जाता है। इनकी मेमोरी ऐसी थी कि ये बहुत इंजर्ड हो गए थे। तो लास्ट में एक 8.5 स्टार का एंशिएंट गॉड था, मतलब 9वां स्टार बन रहा था, तो वो उसके अंदर घुस गए थे, उसके स्टार्स के अंदर। तो धीरे धीरे इनकी इंजरीज रिकवर हो रही थी। लेकिन इन्हें बाद में पता चला कि जिस एंशिएंट गॉड को ये यूज कर रहे थे हील करने के लिए, उसे भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर ये देखते कि सामने जो बंदा उसे डिस्ट्रॉय किया ये वांगलिंग है और ये सेलेस्टियल सॉवरिन के इमॉर्टल गार्ड थे।
इसलिए वांगलिंग को लो रियल्म कल्टीवेटर भी कह रहे थे। अब इन्हें समझ में आता कि यार ये बंदा ये हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर है। अब इन्हें समझ में आ चुका था और ये पीछे हटते हैं। वांगलिंग आगे बढ़ता है और इसके अटैक की वजह से वांगलिंग के ये फिर से इंजर्ड हो जाते हैं और चिल्ला रहे थे कि नहीं, असंभव है ऐसा, क्योंकि पिछले समय मास्टर ने डिवाइन रिट्रीब्यूशन बनाया था ताकि हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर प्रकट ही ना हो। मतलब थर्ड स्टेप में तो पहुंच ही नहीं सकते थे। ये बंदा पहुंच कैसे गया? मास्टर को छोड़ो, इवन इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में भी कोई भी ऐसा नहीं है जो थर्ड स्टेप में पहुंच जाए हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर होके, खास करके लोअर रियल्म का। फिलहाल ये बंदा खून पोंछता है, इसकी आंखों में दुख था क्योंकि ये बंदा ये सेलेस्टियल था। अब ये अपने गोल्डन ब्लड को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे उसे यूज करने वाला था वांगलिंग बोलता है स्टॉप। ओल्ड मैन का खून जो था हवा में मानो फ्रीज हो जाता है। ये और हैरान होता है कि यार वॉइड स्टॉप स्पेल, ये तो सेलेस्टियल सॉवरिन का ग्रेट स्पेल है। इस बंदे को कैसे पता चला? इसे किसने दिया? वांगलिंग इस बंदे के करीब पहुंच चुका था और इस बंदे को ध्यान से देखता है और अपने हाथ को इसके फोरहेड की तरफ बढ़ाता है कि मैं भी देख लूं उस समय हुआ क्या था। तो वांगलिंग का डिवाइन सेंस इस ओल्ड मैन के अंदर एंटर करता है। तो भाई, अगर किसी का भी डिवाइन सेंस आपके अंदर एंटर करेगा तो पेन तो होता ही है। तो फिलहाल इसके रोम छिद्रों से ब्लड आने लगता है। फिलहाल स्टॉप स्पेल धीरे धीरे गायब हो रहा था, तो वांगलिंग के पावर से बाहर निकलना चाहता है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, ओल्ड मैन चीखते रहता है। अब ये चिल्ला रहा था कि मैं लॉर्ड सॉवरिन का सोल्जर सेलेस्टियल हूँ, मेरा सेलेस्टियल ब्लड है, तुम तो मरोगे आज। वांगलिंग कहता है बस भाई, हो गया तेरा, ये सॉवरिन मरेगा मरेगा। इधर इसी एंसेंट सेलेस्टियल रियल में जहाँ पर अभी वांगलिंग है, सभी स्टैचूज के सेंटर में, क्योंकि बहुत सारे स्टैचूज थे, 4 बड़े बड़े स्टैचूज थे और एकदम शांत थे। और एक आवाज आती है कि वर्मिलियन बर्ड, कि ये जो तुम्हारा डिसेंडेंट है इसका कल्टीवेशन कमजोर तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन थोड़ा एरोगेंट है। वो सोल्जर सेलेस्टियल के मेमोरी को सर्च करना चाहता है। हालांकि वो उतना पावरफुल नहीं है हमारे जैसा, यानी सोल्जर सेलेस्टियल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर सेलेस्टियल ब्लड लाइन है। इसके जैसा चीटी मेमोरी कैसे सर्च कर पाएगा? ठीक है, ये बंदा थर्ड स्टेप में पहुंच चुका है, डिवाइन रिट्रीब्यूशन को भी हरा चुका है, नाइन्थ सन को भी शैटर करके अपने फेट को वापस ले चुका है। अच्छा है इसके लिए। लेकिन वर्मिलियन बर्ड बोलते, क्या तुम इतना कर पाते वाइट टाइगर, अगर तुम इतने लो जगह से आते तो? लेकिन फिलहाल ये बोलता है कि यार हमको तो पहले से हम 7 डाउ सेट के, तो एक अच्छा फाउंडेशन मिल जाता है और हमारी मेमोरी के ऊपर सेलेस्टियल सॉवरिन ने सील लगाया है, तो ये बंदा अगर उसे ब्रेक करना चाहेगा तो ये खुद मर जाएगा। फिर यहाँ पर एक और आवाज आती है कि वर्मिलियन बर्ड, ये तुम्हारा जो डिसेंडेंट है ये सच में बहुत एरोगेंट है। वर्मिलियन बर्ड भी बोलते कि यार लेकिन ये मेरे प्लान में नहीं था, ये यहाँ पर कैसे आ गया? कुछ भी हो, ये हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर है, और अगर ये इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का होता, यहाँ का नहीं होता, तो बहुत फेमस होता। लेकिन इसने सच में गलती कर दी है सील को टच करके। सेलेस्टियल सॉवरिन के सील को तो हम भी नहीं तोड़ सकते। मेरे हिसाब से 15 मिनट के अंदर मारा जाएगा, चौथा आवाज ऐसा कहता है। वर्मिलियन बर्ड ये फर्स्ट जनरेशन के थे, ये वांगलिंग को जानते थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। इधर वांगलिंग जो कि अंदर एंटर कर रहा था इस ओल्ड मैन के अंदर, उस बंदे का एक अलग रियल्म था जो कि वांगलिंग को इसकी मेमोरीज को देखने से रोकता है। एक लेयर ऑफ फॉग था, कुछ ऐसा ही सिल्वर वुमेन के अंदर भी था जब वांगलिंग उसकी मेमोरीज को देखने का कोशिश किया था। अब वांगलिंग क्योंकि इसके अंदर था, इसका डिवाइन सेंस एक रूप लेता है उस बंदे के माइंड के अंदर, और ये सोचता है यार सेम सेम फॉग सिल्वर वुमेन के भी अंदर था, तब मैं अंदर एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें एक प्रेशर भी था। मतलब बेसिकली एक प्रकार का सील है। और इसे ये भी समझ में आता है कि जो भी सेलेस्टियल सॉवरिन के अंडर में काम करता है सबके अंदर ये सील लगा हुआ है। और उस समय वांगलिंग ने ट्राई नहीं किया था सिल्वर वुमेन के अंदर, क्योंकि उस समय ये वीक था, साथ में इसको ये भी डर था कि सिल्वर वुमेन हर्ट ना हो जाए। अब ओल्ड मैन से इसको फर्क तो पड़ता नहीं था, और वांगलिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था जब से लिमुआन का फेट गायब हुआ था। और फिलहाल ये उस फॉग में यानी उस सील में चार्ज कर जाता है। अंदर एक रास्ता टाइप था फॉग के अंदर, और वांगलिंग आगे जाता है। 7 कलर लाइट इसे दिखाई देती है और यहाँ पर इसे एक 7 कलर्ड पर्सन दिखता है, लेकिन ये वो नहीं था जब ये किंग शुई से मिला था, वहां पर जो 7 कलर डाविस्ट मिला था, बल्कि ये वो था जो इसके पास वो जो ग्रीड ने स्टैचू दी है इसको 7 कलर्ड पर्सन की। तो वांगलिंग दूसरी बार इस बंदे को देखता है। अब वांगलिंग अपने राइट हैंड से एक अटैक बनाता है और उस बंदे की तरफ बढ़ा देता है, और मिडिल एज मैन के करीब पहुंचते पहुंचते वो पाम प्रिंट जो वांगलिंग ने बनाया था वो कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग फिर से एक अटैक करता है, और ये भी अटैक उस मिडिल एज मैन यानी कि 7 कलर्ड फिगर से 3 इंच पहले गायब हो जाता है। अब वांगलिंग 7 कलर्ड फिगर के करीब पहुंचता है और अपने 2 फिंगर से तलवार का शेप लेता है। एंशिएंट गॉड स्टार्स के रोटेट करते हैं और पूरा पावर ये अपने 2 फिंगर पे फोकस करके, जो कि काफी था एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, और मिडिल एज मैन की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जैसे इसके फिंगर्स 3 इंच के करीब पहुंचते हैं मिडिल एज मैन के, इसके फिंगर अटैक भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसके फिंगर गायब होने लगते हैं। अब फिलहाल वांगलिंग हाथ को पीछे खींचता है, मिडिल एज मैन को और ध्यान से देखता है। इसके हाथ में कोई चोट नहीं था, लेकिन उंगलियां थोड़ी गायब हो गई थी,
ये सोचता है यार ये किस प्रकार का टेक्निक है। फिलहाल इसका हाथ अपने आप बनने लगता है क्योंकि एंशिएंट गॉड पावर है इसके पास। और इसे पता था कि यार ऐसे तो मेमोरीज मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। अब वांगलिंग जानता था इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कितना प्राइस पे करना पड़ेगा इस मेमोरी के लिए, क्या वो सही है? तो ये कैलकुलेशन करता है और वांगलिंग को जानना था इस गुफा की सच्चाई। तो इस बार ये जब अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो 7 स्टार्स रोटेट करते हैं। और इतना ही नहीं, लेफ्ट आई में एंशिएंट डीमन, राइट आई में एंशिएंट डेविल के स्टार्स भी रोटेट करते हैं। अब इसके पीछे में एंशिएंट गॉड प्रकट होता है, उसका शैडो, मतलब लेफ्ट में एंशिएंट डेविल और राइट में एंशिएंट डीमन, मतलब ऐसा ही समझ लो लेफ्ट राइट जो भी है। तीनों एंशिएंट क्लैन इसके पीछे प्रकट होते हैं और पूरे ऑरा को ये अपने ओरिजिन सोल पे फोकस कर रहा था। और इनके पीछे में सबसे बड़ी खोपड़ी थी एंशिएंट ऑर्डर की, या एंशिएंट वन जो भी बोलो। तो वांगलिंग अपने साइज को नहीं बढ़ाता है, पूरा पावर को फोकस करता है। तो इसका रिकवरिंग जो एबिलिटी था वो और बढ़ चुका था। तो इस बार ये एक उंगली आगे बढ़ाता है, आप इसे इमॉर्टल फिंगर भी कह सकते हो, एंशिएंट इमॉर्टल फिंगर, जिसमें तीनों क्लैन का पावर मिक्स होता है। अब इतना पावर तो नहीं था इसके पास कि पूरी बॉडी को इमॉर्टल बना ले, तो एक फिंगर को पर ये पूरी ऑरा को फोकस करके उसे इमॉर्टल टाइप बनाता है। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसे होती है इमॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी, उसे समझ करके ये अपने एंशिएंट पावर को उस वे में इस्तेमाल कर रहा था। तो फिलहाल ये मिडिल एज्ड मैन की तरफ अपनी उंगली को आगे बढ़ा देता है। अब वांगलिंग जैसे 3 इंच के करीब पहुंचता है, इसका उंगली फिर से गायब होने लगता है, लेकिन वांगलिंग की उंगली बनने भी लगती है, मतलब रिकवरी रेट फास्ट था। इसकी उंगली कई बार कोलैप्स करती है और बनते जाती है, और फाइनली आगे बढ़ाते बढ़ाते ये मिडिल एज मैन के थर्ड आई को टच कर लेता है। तो गायब हो रही थी इसकी उंगली, लेकिन इसके रिकवरिंग पावर की वजह से वो बन भी जा रही थी और इसका रिकवरी पावर ज़्यादा फास्ट था। अब जैसे ही वांगलिंग उस मिडिल एज मैन के थर्ड आई को टच करता है, वो कोलैप्स कर जाता है। तो यहाँ पर जो फॉग था वो भी गायब हो जाता है। तो ओल्ड मैन को भी थोड़ा सा असर पड़ता है, जिसके माइंड में वांगलिंग था, सील के रूप में 7 कलर डाविस्ट खुद था, ऐसा समझो। अब यहाँ पर ओल्ड मैन क्योंकि कोलैप्स करने लगता है, तो एक क्रिस्टल दिखता है जो इसमें कि इसकी मेमोरीज थी। लेकिन एक चीज़ और था, ये सील बहुत खतरनाक था भाई, कि अगर इसे कोई डिस्ट्रॉय करता है तो ये सामने वाले को ही खत्म कर देगा, यानी जिसके ऊपर सील लगा हुआ है, ताकि कोई मेमोरी को ढूंढ ही ना पाए। 7 कलर डाविस्ट सोचो कितना बड़ा प्लान करके था। लेकिन वांगलिंग इस क्रिटिकल मोमेंट पर स्टॉप स्पेल को यूज करता है, तो ये जो मेमोरी भी खत्म हो रहा था, वांगलिंग उसे रोक देता है। और वांगलिंग इस मेमोरी को लेकर तुरंत ही बाहर निकल आता है, क्योंकि ओल्ड मैन की बॉडी कोलैप्स तो कर ही रही थी और उसका मरना श्योर था 7 कलर डाविस्ट का जो स्पेल था उसकी वजह से। और एक शॉकवेव फैलता है, हालांकि वांगलिंग इसे अपने एंशिएंट पावर और सेलेस्टियल पावर से काउंटर कर देता है। लेकिन जैसे ये कोलैप्स करता है, वो जो 4 स्टैचूज थे उनमें से एक व्हाइट टाइगर हैरान था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये, इसने ऐसा कैसे किया? सेलेस्टियल सॉवरिन के सील को ब्रेक कर दिया, क्योंकि वो जो स्पेल है सॉवरिन का 3 इंच पहले तो हर एक चीज़ वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम अपने पीक पर भी होते तो भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। और सभी मतलब चारों हैरान थे कि सेलेस्टियल सॉवरिन के सील को कोई तोड़ते आज तक हुआ नहीं था। इवन जो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे भी लोग हैं उन्हें भी बहुत कठिन लगता है इस चीज़ को तोड़ने में। ये ऐसा स्पेल है कि जिसके मदद से वो अपने 7 डाओ सेक्ट के जो कोर डिसाइपल हैं उन्हें उनके सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करते थे। ब्लैक टॉर्टोइस भी हैरान थे, यार ये बंदा नॉर्मल तो नहीं है, हमें अपने प्लान को बदलना पड़ेगा इस बंदे की वजह से। तो एक एक करके हर एक स्टैचू में से ये लोग बाहर निकलना शुरू करते। वर्मिलियन बर्ड अभी तक कुछ नहीं बोलते, ये वांगलिंग को देख पा रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वांगलिंग भी इन्हें सेंस कर चुका था। तो फिलहाल वांगलिंग इस पावर को काउंटर करके बाहर आता है। आसपास का एरिया तो पूरा कोलैप्स कर चुका था, और फिलहाल ये वो जो गोल्डन क्रिस्टल था उस बंदे का मेमोरी उसको हाथ में लेकर था। लेकिन वांगलिंग अभी भी इसे देख नहीं सकता था, क्योंकि सेलेस्टियल की मेमोरी बस सेलेस्टियल ब्लड लाइन वाला बंदा ही देख सकता है। ये एक रेस्ट्रिक्शन था, एंशिएंट क्लैन का दिख ही नहीं सकता। लेकिन वांगलिंग के पास दूसरा रास्ता था कि भाई इसके पास सबसे प्योर सेलेस्टियल ब्लड लाइन था। अब वांगलिंग उसके थ्रू इस मेमोरी में एंटर करता है। वो एक अलग दुनिया देखता है जो जिसका अंत ही ना था। मतलब इनका जो इनर और आउटर केव मिलाकर है उस दुनिया का शायद 1/10,000वां भाग भी नहीं होगा, उसके एक छोटे से हिस्से का, मैं पूरे हिस्से का तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर 9 सन्स को चमकते हुए देखा जा सकता था। और ये सब समझ में आता कि उस लेजेंड्स की कहानियाँ हैं 9 सन्स की जो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर है, वो 9 ग्रैंड एम्पेरियन की है। यानी कि ये जो ओल्ड मैन था जिसके मास्टर सेलेस्टियल सॉवरिन है या 7 कलर स्टैचू जो भी बोलो उन्हें, वो उस लेवल पे थे ही नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि 9 सन से ज़्यादा हो नहीं सकते। अगर 10वां कोई उस लेवल पे पहुंच गया यानी ग्रैंड इम्पीरियल, तो फिर भाई एक कैलामिटी आ सकती है। तो ये जो ओल्ड मैन थे जिसका मेमोरी वांगलिंग दिख रहा था, वो उसी जगह पैदा हुए थे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे, और एक सेक्ट में एंटर किए थे जिसका नाम था 7 डाओ सेक्ट। तो 7 डाओ सेक्ट के जो मास्टर थे वो डाओ कपल थे। जो स्टैचू था जो वांगलिंग के पास था ये वही थे जिन्हें 7 कलर सॉवरिन या सेलेस्टियल सॉवरिन या एंशिएंट सॉवरिन जो भी बोल लो, उन्होंने अपना सेक्ट बनाया था।
बहुत सारे डिसाइपल्स भी थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, बट ये डाओ कपल मिल के उसे झेलते गए। तो धीरे धीरे ये फेमस होने लगे और ये ओल्ड मैन भी धीरे धीरे 7 डाओ सेक्ट में फेमस हो गया। 100 जो सोल्जर सेलेस्टियल्स होते हैं उनमें से एक बन गया। बस ये वर्मिलियन बर्ड, अज्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टॉर्टोइस के नीचे आता था। लेकिन एक दिन देखता है वांगलिंग कि एक लाइट आता है 7 डाओ सेक्ट के बाहर में और एक खतरनाक प्रेशर इनके क्लैन के ऊपर मंडरा रहा था। 2 पावरफुल सन्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और ये भी उनको देखता है। उन्हें ग्रैंड इंपीरियन कहा जाता है। सन्स मतलब देखो यार, 9 पावरफुल ऑरा है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे, मतलब 9 टॉप लेवल के लोग हैं। तो फिलहाल उनमें से 2 यहाँ पर इनके क्लैन के बाहर फाइट कर रहे थे 7 डाओ सेक्ट के। और जब ये उनकी तरफ देखता है तो इसकी फट जाती है, मतलब ये पास्ड आउट हो जाता है, इसका माइंड ब्लैंक हो जाता है। लेकिन जब बेहोश हो रहा था तो देखता है कि सेक्ट मास्टर और उनके डाओ पार्टनर वहीं बढ़ रहे थे जहाँ पर वो 2 सन्स फाइट कर रहे थे। फिलहाल ये कई दिनों के बाद जागता है तो देखता है कि इसका कल्टीवेशन गिर चुका था। और कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद बोल लो, 7 डाओ सेक्ट के मास्टर अकेले लौटते हैं। अब वो बताते भी नहीं कि उनके डाओ पार्टनर कहाँ गई, मतलब बीवी या जो भी बोलो। और उसके बाद वो अपने कुछ डिसाइपल्स को लेते हैं, एम्पेरियल कॉन्कोबाइंस को लेते हैं। लोग आप पूछते रहते हो ना इम्पेरियल कॉन्कोबाइंस, तो वो 7 कलर एंशिएंट सॉवरेन या सेलेस्टियल सॉवरेन की बीवी या बोल लो या कॉन्कोबाइन चाइनीज में बोलते हैं। और 4 जनरल के साथ इस गुफा में आ गए। गुफा को सील कर दिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि ये जो मेमोरी फ्रैगमेंट था थोड़ा सा टूट चुका था, जब वांगलिंग इसे हासिल करता है तो कुछ चीज़ें इसे दिखती नहीं है, लेकिन एक वुमेन को ये देख लेता है जिसने सिल्वर ड्रेस पहना था और वो सेलेस्टियल सॉवरेन की मेड में से एक थी। वांगलिंग इस लेडी को पहचानता था। ये वही थी सिल्वर वुमेन की कॉर्प्स जो वांगलिंग के अभी भी स्टोरेज स्पेस में है, और इसीलिए वो 7 कलर स्टैचू से डरती भी है। अब कई टुकड़े हो चुके थे मेमोरी के, तो दूसरे फ्रैगमेंट में ये देखता है सेलेस्टियल सॉवरेन, जिन्हें एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर भी कहा जाता है, इनर रियल्म के द्वारा वो 7 कलर स्टैचू वाले बंदे ही थे। तो सबको केव में लेकर आ गए थे और बाहर जाने और अंदर आने का रास्ता को सील कर देते। उसके बाद कहीं चले जाते। इवन सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइंस, सोल्जर्स और चारों जनरल्स को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए। तो सभी लोग अपने अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले जाते हैं और वेट करते हैं कि सेलेस्टियल सॉवरेन उन्हें कब बुलाएंगे। लेकिन तभी एक आवाज़ आता है गुफा के बाहर से, यानी ये जो केव वर्ल्ड है, और ये सबको जगा देता है जो भी लोग कल्टीवेशन में थे कि 7 कलर्ड डाउ सॉवरेन, तुम बहुत आगे निकल चुके हो। इवन अपने डाउ पार्टनर को भी तुमने छोड़ दिया। तुम्हें अच्छा खासा लगता है ट्रेजर मिला है, तुम्हारे जो क्लूज थे उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। एंशिएंट वंस भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कौन से ट्रेजर्स हैं। ओल्ड मैन इस आवाज़ को तो नहीं पहचान पाता है, मतलब वांगलिंग जिसकी मेमोरीज देख रहा था। लेकिन जब ये देखता है कि ये कोई और नहीं, एंशिएंट वन येमो था, और उधर से भी आवाज़ आती है अंदर से कि ये तुम्हें लग रहा है ट्रिक है, मैंने ही तुमको बुलाया है फंसा करके, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसके बाद की मेमोरीज थोड़ी सी धुंधली थी तो वांगलिंग देख नहीं पाता है। मतलब एंशिएंट ऑर्डर येमो को 7 कलर सॉवरेन ने यहाँ बुला लिया था फंसा करके, और बैटल इसे दिखता है कि क्या हुआ था, लेकिन थोड़ा सा धुंधला था बैटल। ये इतना देख पाता है कि उस बैटल में बहुत सारे गार्ड्स, 4 जनरल, सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइंस, ये सब मिल करके 3 लोगों पर अटैक कर रहे थे, और 3 लोगों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और जो 3 लोगों पर ये लोग अटैक कर रहे थे उनमें से एक हंस रहा था और एक स्टोन डोर की तरफ बढ़ता है कि ये किंग फाइनली आ चुका है, लिटिल 7 कलर्ड सॉवरेन, तुम अभी तक बाहर नहीं आए मेरे सामने झुकने के लिए। बट वांगलिंग इस आवाज़ को पहचान जाता है जो अभी बोलता है कि ये किंग आ चुका है और 7 कलर सॉवरेन, तुम अभी भी दरवाजे से बाहर नहीं आए। और इस ओल्ड मैन की मेमोरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये आवाज़ किसी और का नहीं, मैडमैन का था। अब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को अपने स्टोरेज स्पेस में भेजता है। मैडमैन अभी सो रहा था, उसके चेहरे पर एक अलग स्माइल था, क्योंकि वांगलिंग के अब बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हो गए थे। क्योंकि वांगलिंग वैसे पहले से तो गेस कर चुका था कि एंशिएंट ऑर्डर येमो आए होंगे और मैडमैन भी आया था, लेकिन उसके अलावा वुमेन इन सिल्वर का इससे कुछ नहीं पता चलता था। और सिल्वर वुमेन बोलती थी कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, लेकिन क्या ये वही दरवाजा है जिससे मैडमैन एंटर किया था इस वर्ल्ड में? और इस वॉर के बाद ही मैडमैन बन गया था, मतलब इसकी मेमोरीज चली गई थी। और उस वॉर के बाद ये जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म था, यहाँ के जो भी फाइटर्स थे, वो चारों जनरल यानी वर्मिलियन बर्ड वगैरह, वो क्लोजर कल्टीवेशन में चले गए थे। और यहाँ का मास्टर 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन है जो कि फिलहाल सीरियसली इंजर्ड था। लेकिन इतना तो पता था कि वो लोग हेवनली डाउ के लिए फाइट कर रहे थे या हेवन डिफाइंग बीड, ये क्लियर नहीं था। या फांगली का एक और डाउट था, क्या हेवनली डिफाइंग बीड और हेवनली डाउ के बीच में कुछ रिलेशन है? इसे इतना पता था कि हेवन डिफाइंग बीड एक कंपास का पार्ट है, लेकिन कहाँ से आया? फिर से ये वो भी याद आता है कि स्कैटर्ड थंडर क्लैन में कुछ मिस्टीरियस कल्टीवेटर्स प्रकट हुए थे जो कि सोल लेसर को यूज़ करते थे, जो भी वांगलिंग के पास है। तो वो लोग कौन थे? बहुत सारे प्रश्नों को अभी भी उसका उत्तर से जानना था। अब वांगलिंग का एक और डाउट था, तो फिर वो कौन था जो बिग ब्रदर किंग शुई पर
उस समय अटैक किया था 7 कलर डाविस्ट। और वांगलिंग अंदर इसलिए आया था क्योंकि 4 औरात को ये फील किया था, जिनमें से एक को ये जानता था, फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड। तो फिलहाल ये और गहराई में चला जाता है। अब वांगलिंग जब आगे बढ़ता है तो 6-7 और सेलेस्टियल्स इस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन इनमें से ये वांगलिंग की ऑरा को फील करके पीछे हट जाते हैं। और वांगलिंग वैसे भी इन्हें मारना नहीं चाहता था। और वांगलिंग फाइनली आगे पहुंचता है, वर्मिलियन बर्ड की तरफ देखता है, क्योंकि 4 स्टैचूज में से एक स्टैचू को तो ये पहचानता था, फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड। लेकिन फिर इसे ये डाउट आता है कि अगर ये वही है तो फॉलन लैंड में जो वर्मिलियन बर्ड है, जो अपने को फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड कहते हैं, वो कौन है? यानी इन दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे का अवतार होगा। और वांगलिंग अब रुक जाता, सीधा बोलता है कि 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरिन के वर्मिलियन बर्ड जनरल, कृपया बाहर आइए। सभी लोग शांत रहते हैं। ये जो 7-8 सेलेस्टियल्स वांगलिंग को फॉलो कर रहे थे वो भी रुक जाते हैं। लेकिन तभी दूसरी आवाज़ आती कि मैं वाइट टाइगर, तो मैं अभी सिखाता हूँ। ठीक है, तुम वर्मिलियन बर्ड के डिसेंडेंट है तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा जो तुमने यहाँ पर तबाही मचाया है। ये बहुत फास्ट तरीके से वांगलिंग की तरफ चार्ज करते हैं और वांगलिंग पर एक बड़ा सा शैडो वाइट टाइगर का अटैक करता है। इनका कल्टीवेशन आराम से आर्केन वॉइड के मिड फेज में तो होगा। अब वांगलिंग भी बदले में एक पंच काउंटर करता है, जिसके वजह से वाइट टाइगर को पीछे हटना पड़ता है। और वांगलिंग बोलता है अगर आपकी इंजरीज रिकवर हो गई होती तो शायद आप मुझे फाइट कर भी पाते, लेकिन आप मेरे फिलहाल मैच नहीं हो। अगर एक कदम भी लिया तो फिर मैं मार दूंगा भाई। वांगलिंग एकदम प्यार से वार्निंग देता है और बेसिकली दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। वांगलिंग एकदम शांत था, व्हाइट टाइगर को भी समझ में आता है और ये बोलता है देखो मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता, और ये सेलेस्टियल सॉवरिन जो तुम्हारा था कुछ खास आदमी तो नहीं था, एक नॉर्मल कल्टिवेटर था भाई, एंशिएंट सेलेस्टियल रियल में आकर के अपनी दुनिया बसा लिया था, लेकिन इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में इसके जैसे बहुत सारे पड़े हैं। तुम लोग सेलेस्टियल कहते हो, क्या सच में तुम सेलेस्टियल हो? वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं उनकी नज़र में तुम चींटी हो। अब वाइट टाइगर भी शांत हो जाता है। अब वांगलिंग दूसरे स्टैचू की तरफ देखता है कि वर्मिलियन बर्ड बाहर आइए, मुझे मिलना है। और मैं ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आपको मार दूँ फिर आपके सोल को सर्च करूँ। अब इसका प्रेशर उस स्टैचू की तरफ बढ़ता है। अब वाइट टाइगर को गुस्सा आ रहा था, यार इस बंदे का एटीट्यूड सही नहीं है। और वाइट टाइगर ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर सकते थे अपने आर्केन वॉइड के, क्योंकि अभी ये रिकवर कर रहे हैं और यूज़ कर लिया तो फिर से इंजरीज सिवियर हो सकती है। और इन्हें इस बात का भी बुरा लग रहा था कि मैं सेलेस्टियल हूँ, ये लोअर रियलम का बंदा है, ये ऐसे कैसे बात कर सकता है। अब वाइट टाइगर को गुस्सा था कि अगर तुम 3 अटैक्स ले लिए तो हमसे बात कर पाओगे। और ये पहला स्टाइल यूज़ करता है, फायर स्टाइल, टाइगर रोर, माउंटेन और रिवर को तबाही मचा दे, ये स्पेल का नाम था। तो फिलहाल जो टाइगर की दहाड़ होती है वो वांगलिंग की तरफ पड़ती है। जमीन में दरारें पड़ रही थी बट वांगलिंग शांति से खड़ा था। और वांगलिंग की बॉडी अगर एंसेंट गॉड बॉडी नहीं होती तो शायद ये कोलैप्स कर जाती। अगर इसका कल्टीवेशन मिड फेज में भी है स्पिरिट वॉइड के तो भी। लेकिन वांगलिंग क्या करता है, ये आंखें बंद करता है और आंखें बंद करता है तो दुनिया में सभी चीज़ें मिथ्या में बदल जाती है, फॉल्स में, जो कि इसका माइंड क्रिएट करता है। हालांकि सच में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो जो ट्रू और फॉल्स का डाओ है इसका एक खास चीज़ है। अगर वांगलिंग का माइंड समझ लिया कि भाई सब गलत है तो कोई भी और आए इसके आर पार निकल जाएगी, इसका कुछ नहीं कर सकती। ये इस इसेंस की खासियत थी। इसे इथीरियल इसेंस भी कहते हैं, ट्रू और फॉल्स, जो कि आपका दिल से जन्म लेती है। तो ये जो रोर था ये आर पार निकल जाता है बट वांगलिंग को कुछ नहीं करता, क्योंकि वांगलिंग इसे झूठा मान लेता है। अब व्हाइट टाइगर को गुस्सा आता है, वो सीधा आगे बढ़ता है, राइट हैंड में गोल्डन लाइट इकट्ठा होती है और एक गोल्डन ब्लेड चला के मारता है। लेकिन वांगलिंग की आंखें अभी भी बंद थी तो ब्लेड भी आर पार निकल जाता है और वो फॉल्स वाले स्टेट में था तो कुछ नहीं होता है। अब इसको समझ में आता कि यार ये तो ट्रू और फॉल इसेंस है, लेकिन 7 कलर सॉवरिन ने तो इस पावर को सील कर दिया था कि ऐसा कोई मास्टर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद वो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे तो इस दुनिया के लॉ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। बट व्हाइट टाइगर गिव अप नहीं करना चाहते थे। इनका जब डेढ़ आर पार निकल जाता है वांगलिंग के तो वांगलिंग आंखें खोलता है और बोलता है काट ली अच्छा खासा जो काटना था। अब ओल्ड मैन की फट जाती है, यानी व्हाइट टाइगर की, ये पीछे भागते हैं बट वांगलिंग आगे बढ़ता है, राइट हैंड को आगे बढ़ाता है और इनके चेस्ट को टच करता है। पाम बहुत एकदम प्यार से मारता है, इसमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं था। लेकिन व्हाइट टाइगर का एक्सप्रेशन बदलता है, इन्हें फील होता है कि यार ये बहुत कठिन समय है, लाइफ और डेथ टाइप सिचुएशन है और इन्हें मौका नहीं मिलता कि ये पीछे हट पाए। वांगलिंग क्या करता है, देखो हाथ जैसे आगे जाता है फिर ये हाथ मुट्ठी बंद करने लगता है, कर्मा इसेंस को यूज करता है तो एक व्हाइट गैस व्हाइट टाइगर की बॉडी से वांगलिंग के हाथों में इकट्ठा होने लगती है। व्हाइट टाइगर की ओर फटती कि तुम्हारे पास दो दो इथेरियल इसेंसेस है, कर्मा भी उसी में आता है भाई और लाइफ और डेथ भी उसी में आता है, ट्रू और फॉल्स भी उसी में आता है। इथेरियल इसेंसेस मतलब जिसे आप देख नहीं सकते हो। और व्हाइट टाइगर अब खून की उल्टी करते हुए पीछे भागते हैं और वांगलिंग कहता कि यार आपने मेरा स्वागत किया था अपनी दहाड़ के साथ तो फिर मैं भी कुछ वैसा करता हूँ। अब वांगलिंग के एंशिएंट गॉड स्टार्स रोटेट करते हैं, लेफ्ट और राइट आई में भी वो रोटेट करते हैं, पीछे में एंशिएंट हेड प्रकट होता है
तीनों क्लैन के और उसके पीछे एंशियंट हेड, और वांगलिंग दहाड़ मारता है तो तीनों एंशियंट क्लैन वाले दहाड़ मारते हैं और एक अलग साउंड वेव आगे बढ़ता है। व्हाइट टाइगर अब सील बनाता है ताकि इस पावर को रोक सके। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।